वेलकम टू सीए फाउंडेशन मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्विंग सेशंस। आज अपन करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 6। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से। वी विल कवर स्टैटिस्टिक्स, एलआर एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन दिस सेशन। ऑलमोस्ट 74 to 75 क्वेश्चंस। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। The simple interest on a certain sum of money is 1.5 times the principal. The rate of interest when a rate of interest and a time are equal is। हाँ, तो एक सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट दिया नहीं है, प्रिंसिपल पी अजम्पशन करते हैं। तो वो उसका 1/25, 1/25 इज ऑलमोस्ट 4% है। और इसमें एक ट्विस्ट है कि इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड दोनों इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट क्या है, तो ऐसा अपने को पूछा है। तो क्या करेंगे अपन, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट कितना बोला है, 1/25, 1/25 मतलब 1.04 ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज पी, प्रिंसिपल को पी रखेंगे। एन इंटू आर दोनों भी सेम है बोला है, तो एन एंड आर आर इक्वल यहाँ पे बोला है। इंटरेस्ट रेट एंड टाइम आर इक्वल, तो मैं एन को आर के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो 100 ऊपर चले जाएगा, तो 4p इज इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर। पी गेट कैंसल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एटलीस्ट आर इज 2। तो हटके क्वेश्चन है, इसमें ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे है कि सभी हटके क्वेश्चन है। तो प्लीज एज अ रादर देन, अगर तुमको जम गया तो वेरी गुड, नहीं जमा तो तुम्हारे प्रैक्टिस बोल के ले लो या एज ए टीचिंग बोल के ले लो। मायूस मत हो, ये बहुत ही डिफिकल्ट वाला एमटीपी टाइप में है। At what time a certain sum of money amounts to 400 at 10% per annum simple interest and rupees 200 at 4% per annum simple interest। हाँ, तो एट व्हाट टाइम अ सर्टन, तो ना तुमको प्रिंसिपल पता है ना तुमको टाइम पीरियड पता है। तो 10% से एक प्रिंसिपल अमाउंट 10% से 400 हो जाता है, एंड वही अमाउंट 4% से 200 होता है। तो वो टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ए इज इक्वल टू आता है, ये 400 अमाउंट है, 400 क्या है, अमाउंट है। तो अमाउंट में अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट चाहिए, तो उसमें से प्रिंसिपल हटा दो, पर मुझे नहीं पता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को पी अजम्पशन करते। तो 400 माइनस पी, तो 400 माइनस पी इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल पता नहीं है, एन भी नहीं पता है, आर कितना बोला है 10% डिवाइडेड बाय 100। वही दूसरा कितना है 4% से 200, तो 200 माइनस पी इंटरेस्ट आ जाएगा इज इक्वल टू पी नहीं पता है, एन नहीं पता है, आर 4 डिवाइडेड बाय 100। तो अब क्या होगा, ये 10/100 करे तो 10 आएगा और 10 ऊपर चले जाएगा, तो क्या होगा 4000 माइनस 10p इज इक्वल टू पी एन। और यहाँ पे 4 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 ऊपर आएगा, 25 इंटू 200 आएगा 5000 माइनस 25p इज इक्वल टू पी एन। तो पी एन इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू, वी कैन इक्वेट दिस टू थिंग्स। तो 4000 माइनस 10p इज इक्वल टू 5000 माइनस 25p। अब क्या होगा, तो 25p को इधर भेजो, 4000 को उधर भेजो, 15p इज इक्वल टू 1000। तो p इज इक्वल टू 66.66। तो अगर p 66.66 है, तो अभी अपने को pn क्या बोला था, 4000 माइनस 10p। तो 4000 माइनस 10 इंटू 666, तो और pn तो 66 पॉइंट n, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो n आएगा 50 साल। तो बेसिकली 66 रुपीज 50 साल में 10% से 400 हो जाएंगे, 66 रुपीज 4% से 50 साल में 200 हो जाएंगे। तो आंसर इज 50 साल, सी ऑप्शन, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 66 मैंने इस इक्वेशन में रखा और इससे n निकाल लिया, तो 50 साल आ गया। तो यस, पूरे हटके क्वेश्चन है, बहुत शांति से करना पड़ता है। तो सोल्यूशन तुम्हारे सामने है, एक तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, तुम्हारी इच्छा। अगर तुमको डाउट क्लियर हो गया, अरे लाइक दबा दो, कमेंट लिख दो। बहुत कंजूस है यार तुम लोग, पूरा देख लेते पर कोई लाइक कमेंट नहीं करता। ठीक है, तुम्हारा दिन है, हमारे भी दिन आ जाएंगे, देख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16। 6400 अमाउंट्स टू 7840 इन 2 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट। तो 6400 प्रिंसिपल अमाउंट 7840 2 साल में हो जाती है। हाउ मच विल अ सम ऑफ
₹84 invested at a same rate of a simple interest amount in 4 years. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो. 6,400 के 7,840 हुए, मतलब इंटरेस्ट कितना छापा? 6,400 से 7,840. हाँ, तो 1440. तो 2 साल में 1440 इंटरेस्ट मिला 6,400 पे. तो इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे पहले. तो इंटरेस्ट आया 1440, प्रिंसिपल पता है 6,400, यन 2 साल, आर नहीं पता है, इंटू 100. तो आर क्या हो जाएगा? 1440 इंटू 100 डिवाइड बाय 6,400 इंटू 2. तो इंटरेस्ट रेट आएगा 11.25. अब इस इंटरेस्ट रेट से 84 रुपीज इन्वेस्ट हुए, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए. तो आपने को क्या पूछा है? सम, तो अमाउंट पूछा है, तो इसका इंटरेस्ट निकाल लो. 84 रुपीज के ऊपर 11.25% से 4 साल का इंटरेस्ट 37.8, ये इंटरेस्ट आया. अमाउंट पूछा है, 84 प्लस 37.8 आ जाएगा 121.8. तो 121.8 डी ऑप्शन. ठीक है, मेरे को रहा ही नहीं जा रहा, कोई भी क्वेश्चन आए कि मैं एक आधा तो स्टार दे ही दे रहा हूं. ठीक है, पूरे हटके क्वेश्चन है. A person gave a loan of ₹200 to Mr. X and recovered it at the rate of 35 for 8 months. Commencing from the end of the first month, what is the effective rate of interest? Okay, तो ये 3 स्टार भी कम पड़ेंगे इस क्वेश्चन को. अल्टीमेट प्रो मैक्स जो नाम देना दे दो इसको, ऐसा क्वेश्चन है ये. अ पर्सन गेव अ लोन ऑफ ₹200 टू मिस्टर एक्स, 200 रुपए का लोन दिया और हर महीने को 35 रुपए 8 मंथ्स, हर 8 महीने में 35 रुपए देके लोन ये हो गया. कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ. तो आज 200 रुपए दिए, एक महीने के एंड में 35 रुपए, फिर दूसरे महीने के एंड में 35 रुपए. व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? तो अपने को सिंपल इंटरेस्ट रेट पूछा है. तो इसका देखो, मैंने एक्सेल बनाया है, तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से करना है. शायद तक नहीं, ये तुमको इंटर में है, अभी है ही नहीं, तो ठीक है. तो कैसे करना मैं बता देता हूँ. मंथ 1 से लेके 8 महीने तक का बोला था. लोन था 200 रुपए. इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट ऐसे टाइम पे इंटरेस्ट रेट तुमको ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा. अगर मैं एक्स से सॉल्व करने जाऊं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सिचुएशन. तो मैंने इससे चालू किया 60% से, लकीली पीछे से चालू किया, उससे आंसर आ गया, तो ठीक है. 60% इंटरेस्ट 200 के ऊपर ऑन योर कैलकुलेटर, 200 इंटू 60 इंटू यन है 1 मंथ 1/12, मेरे ख्याल से 0.833 ऐसा कुछ तो आता है, 0.0833 ऐसा. तो वो डिवाइडेड बाय 100, तो इंटरेस्ट आएगा 10 रुपए. तो 200 के ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट 60% से आएगा 10 रुपए. तो टोटल लोन कितना हो जाएगा 210 का, उसमें से कितने रुपए रिपे कर रहे? 35. तो 210 में से 35 रिपे करने के बाद लोन कितने का बचा? 175. तो 175 के ऊपर 60% से 1 मंथ का इंटरेस्ट. ठीक है, तो 175 इंटू 60 इंटू 1/12, हाँ 0.0833 डिवाइडेड बाय 100, तो इंटरेस्ट आएगा 8.75. तो तुम्हारा टोटल अमाउंट ड्यू हो जाएगा इन दोनों का टोटल 183.75, इसमें से 35 रुपए वापिस. तो तुम्हारा लोन बचा 148.75. अभी 148.75 के ऊपर 60% से एक महीने का इंटरेस्ट 7.44. तो इसका आएगा टोटल ड्यू आएगा 156.19, उसमें से 35 रुपए रिपेमेंट, तो आएगा 121.19. तो ऐसा करते जाओ 8 महीने तक. ठीक है, 8 महीने तक तुमको ये करते जाना है. तो लास्ट में 29.95 बचते हैं, उसके ऊपर 1.5 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, 31.45, 35 रुपए दे दिए, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल अमाउंट आ जाता है. ठीक है, सो इसका जो आंसर है वो 60% के आसपास, मोर और लेस करेक्ट पकड़ो इसको. ओके, तो 8 मंथ में 3.15 बचते, तो एक्चुअली 35 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं बचती. तो एक्चुअली है ना 60 भी गलत आंसर है, 60 भी गलत आंसर है. बट अवेलेबल 4 ऑप्शन, इसमें नन ऑफ दिस नहीं है. अगर नन ऑफ दिस रहता तो मैं टिक कर दिया रहता. बट एक्चुअली अगर मैं 100% कर देता हूँ 100%, तो ये आंसर आ जाता है करेक्ट. तो 100% से ये करेक्ट आंसर आता है, पर 100% मुझे ऑप्शन में नहीं दिखा.
अगर 100% रहता तो मैं उसको टिक कर देता। तो अवेलेबल ऑप्शंस में से सबसे बड़ा है 60, तो इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर 100 है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है। मेन एग्जाम में तुम क्या करेंगे मेरे को नहीं पता, मेन एग्जाम में तुम क्या करना चाहिए, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना चाहिए, एकदम बड़े से चालू करो, आंसर आ जाएगा। या फिर इसको एंड में रखो, जब टाइम बचेगा तो इतना बड़ा टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली 60 से भी आंसर थोड़ा सा कम आ रहा है, मतलब एक्चुअली 100% है, तो ठीक है अवेलेबल ऑप्शन में से 60 को टिक कर देंगे, पर इसको सॉल्व इसी तरीके से करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। If the compound interest on a certain sum of money for 2 years is 4% per annum, B510, and a simple interest of the same time at the same rate of interest is, हाँ, if the compound interest on a certain sum, एक certain sum है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर 2 साल के लिए 4% से इंटरेस्ट आता है 510। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सिंपल इंटरेस्ट में आय पता होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ए पता होता है, यहाँ पे ए नहीं दिया, तो ये 510 क्या है, इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन। तो अभी पी नहीं पता है, तो ए क्या होगा, पी प्लस आई, इंटरेस्ट रेट 510, तो ए हो जाएगा पी प्लस 510। तो पी प्लस 510 इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1.04 रेस टू 2, पी प्लस 510 इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1.04 रेस टू 2, ये आएगा 1.0816 पी। अब इसको क्या करेंगे, पी को इधर भेज देंगे, तो 1 में से पी चले गया तो 0.0816 पी, तो प्रिंसिपल अमाउंट आता है 6250। अब 6250 ये प्रिंसिपल अमाउंट जब मुझे मिल चुका है, तो क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट एंड सेम टाइम, तो 2 साल 4%, तो 6250 के ऊपर 2 साल का 4% से कितना इंटरेस्ट आता है, 500, आंसर आता है 500। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सीडेंटल एरिया है, बच्चे 510 इक्वल टू रखते हैं, एक्चुअली 510 इक्वल टू नहीं, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, और 510 इंटरेस्ट दिया था तो ए बनेगा पी प्लस 510, तो पी प्लस 510 इज इक्वल टू इस फॉर्मेट में रखना चाहिए, तो 500 का इंटरेस्ट आता है। मतलब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन, सब घुमा फिरा के। On what sum will the difference between simple and compound interest for 3 years at 6% per annum amounts to 13.77? तो तुमको कौन से प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 3 साल से 6% से सिंपल इंटरेस्ट निकालो, 3 साल से 6% से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, और दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस 13.77 आता है, वो देखने का है। तो पहले ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना पड़ता है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। तो 1250 1.06 रेस टू 3, तो ये आएगा 1488.77, पर 1488 में प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड है, 1250 माइनस करो तो इंटरेस्ट आएगा 238.77। वही सिंपल इंटरेस्ट 1250 इंटू 3 इंटू 6/100 आएगा 225। तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट में फर्क कितना है, 13.77, तो पहला ही ऑप्शन है ए, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर दो बच्चा लोग, ये याद रखो, जब भी ऐसे ऑप्शन टू क्वेश्चन करना है, ऑप्शन टू क्वेश्चन कभी भी सबसे छोटा ऑप्शन और कब सबसे बड़ा ऑप्शन से मत करो, मिडिल वाले ऑप्शन से चालू करो। तो ये तीनों ऑप्शन में से 1250 मिडिल वाला अमाउंट था, उससे मैंने ट्राई किया। अगर मुझे लगता है कि डिफरेंस कम करना है तो बी ऑप्शन, बढ़ाना है तो सी ऑप्शन, तो तुम्हारे ट्रायल एंड एरर कम हो जाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन। Mr. X bought an electric item for 1000. What would be the future value of the same item after 2 years if the value of compound semi-annually at the rate of 22% per annum? तो बेसिकली 1000 रुपए आज मैंने डिपॉजिट किए, उसकी फ्यूचर वैल्यू चाहिए जो सेमी एनुअली हो, मतलब हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलता हो 22% से। तो ये सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर कर दो, ये एन्युइटी नहीं है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ फ्यूचर वैल्यू पूछिए, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा, या फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन। तो इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय 2 करो, एन को इनटू 2 करो, तो प्रेजेंट वैल्यू इज 1000 इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस 22% को डिवाइडेड बाय 2 और एन को इनटू 2, तो फॉर कितने 2 इयर्स बोला है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 1000 इंटू द ब्रैकेट 1.11 रेस टू 4, 1.11 रेस टू 4 इंटू 1000, तो 1518.4, 1518.4, दैट इज बी ऑप्शन। तो इससे आ जाएगा, ये तो इजी था, इसमें कुछ गुगली बिगली नहीं था, नॉर्मल था।
Partners A and B together lent 3903 at 4% per annum compounded annually. After a span of 7 years, A gets the same amount as B gets after 9 years. A share of A in a sum of 3903 would have been. तो A और B दो पार्टनर है, दोनों ने मिलके लोन दिया 4% से। तो A को 7 साल के बाद जितने पैसे मिले उतने ही पैसे B को 9 साल के बाद मिले। तो क्वेश्चन ये है कि A ने 3903 में से कितने पैसे दिए थे। ये भी ढंग का क्वेश्चन है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, A इज इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस R टू M। तो अब A के केस में प्रिंसिपल को P अजम्पशन करते हैं, तो 4% से 7 साल, तो 1.04:7। तो A इज इक्वल्स टू, दोनों का अमाउंट सेम है इसलिए मैंने A इज इक्वल टू ही लिखा है। अब B का जो पोर्शन था, B का पोर्शन 3903 में से A ने P दिया, तो B ने कितना दिया 3903 माइनस P, दोनों ने मिलके उतना दिया ना। हाँ, तो बेसिकली A ने अगर P दिया है तो B ने 3903 माइनस P दिया रहेगा 1.04:9, 9 साल के बाद। तो अब इस इक्वेशन को अगर A इज इक्वल टू, इसको भी A इज इक्वल टू लिखते तो दोनों इक्वेट हो जाते। तो P इंटू द ब्रैकेट 1.04:7, क्योंकि दोनों के अमाउंट सेम है। 3903 माइनस P 1.04:9, तो 1.04:7 आता है 1.3159 P इज इक्वल टू 1.4233 3903 माइनस P। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1.3159 P इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने क्या आता है 4 टाइम्स 5 माइनस 1.4233 P। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजो या फिर उसको उधर भेज दो। चलो इसको इधर भेज दो तो एडिशन हो जाएगा इन दोनों का 2.7392 P इज इक्वल टू 4 टाइम्स 5, तो P इज इक्वल टू 2028, तो 2028 सी ऑप्शन। तो बेसिकली A ने 3903 में से 2028 दिए थे, 2028 3903 माइनस 1875, तो B ने 1875 दिए और A ने 2028 दिए, तो दोनों का 7 और 9 साल के बाद इक्वल अमाउंट मिला। ठीक है, ये थोड़ा सा है हट के क्वेश्चन, तो ऐसा ये अजम्पशन करता रहना चाहिए। मेन है P बस, बाकी तुमने ये सब अजम्पशन किया रहेगा, उसमें कुछ इशू नहीं है। इसमें मेन यही ट्रिक था कि B के केस में प्रिंसिपल अमाउंट कितना, बस ये अगर किसी ने क्रैक कर लिया तो बाकी इक्वेशन तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। Mr. A borrows 5 lakh to buy a house. If he pays equal installment for 20 years and 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installment? तो लोन के केस में क्या फॉर्मूला है, लोन इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू पीवी फैक्टर। लोन इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट इनटू पीवी फैक्टर। तो लोन अमाउंट कितना दिया है 5 लाख इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट आए, तो 20 इयर्स फॉर 10%, तो 10% से 20 इयर्स का पीवी फैक्टर कैसे निकालते, पीवी फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू बटन 20 टाइम्स फिर जीटी। तो देखो, तो 8.5135 आएगा, तो 5 लाख डिवाइड बाय 8.5135 आएगा 58,729, तो 58,729 इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे नन ऑफ दिस को टिक होना चाहिए, पर ठीक है 58,729 या 239 ये पूरे पॉइंट्स लिए नहीं लिए, उसको थोड़ा सा मैं कंसिडर करके ए को टिक किया। ऑप्शन बी दिया इंस्टीट्यूट ने, वो तो कतई नहीं आता, ए ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट, पर इससे भी एक्यूरेट आंसर इज 58,729। Invest rupees 10,000 every year from starting from today for next 10 years. Suppose interest rate is 8% per annum compounded annually. Calculate the future value of annuity that gives. तो मैंने 10,000 हर साल डिपॉजिट किए 10 साल के लिए 8% से, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या, एन्युटी निकालो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। एन्युटी कितनी है 10,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 10 साल 8%, तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते 1.08 इंटू इक्वल टू बटन 9 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.08 इक्वल टू, तुमको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना है 14.5,
1,48 इंटू 10,000 तो 1,44,865। तो 1,44,865 तुम्हारा दिल ललचाएगा इसको टिक करने का, बट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे तो ये एन्युइटी इमीडिएट है, तो आए वाले आंसर को इनटू 1 पॉइंट इंटरेस्ट रेट 1.08 से मल्टीप्लाई करो, तो 156,454 156,454 ए ऑप्शन आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी एमटीपी में दूसरी बार भी है, तो दोनों केस में सेम आंसर आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, टुडे करने के वजह से एक्सीडेंटल एरिया आता है, मेन आंसर को 1.08 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एन्युइटी इमीडिएट हो जाता है वो। The present value of an annuity which pays 200 at the end of each 3 months for 10 years, assuming the money to be worth 5% converted quarterly. Okay. So present value of annuity, present value of annuity that pays 200 at the end of 3 months for 10 years. तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कितनी की एन्युटी है? 200 की, इंटू 5% कन्वर्टेड क्वार्टरली बोला है, ये थोड़ा सा एक्सीडेंटल एरिया है यहाँ पे। 5% कन्वर्टेड क्वार्टरली, 5% पर एनम नहीं है, मतलब साल का 20% है, साल का 20% है, क्वार्टर को कन्वर्ट करके 5% हो गया, तो 5% से 10 साल, हर 3 महीने में, मतलब क्वार्टरली, तो 10 साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 40, तो 5% फॉर 40 टर्म्स, तो 5% फॉर 40 टर्म्स कैसे निकालते हैं? कैलसी पे 1.05, सॉरी 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू बटन 40 टाइम्स, फिर जीटी, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा 17.15, तो 200 इंटू 17.15 अगर करेंगे 3431.8 आता है, 3473 दिया है, 3431, नन ऑफ दिस टिक करने के बजाय 3431 की नियरेस्ट आंसर मुझे 3473 दिखा, इसलिए मैंने ए ऑप्शन को टिक किया। इंस्टीट्यूट ने सी बोला है, जो कि रॉन्ग है, ए ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट। अब सर एग्जाम में नन ऑफ दिस को कब टिक करना और कब ऐसे ऑप्शन को, आपने यहाँ पे भी वैसा ही किया, राउंड ऑफ किया, यहाँ पे भी राउंड ऑफ किया, तो याद रखो अगर ऑप्शंस में बहुत बड़ा बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा बड़ा गैप है ना, यहाँ पे भी बड़ा बड़ा गैप है, तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सिचुएशन में तुम नियरेस्ट आंसर को टिक करना, नन ऑफ दिस को टिक करने से अच्छा है नियरेस्ट आंसर। पर अगर यहाँ पे सभी ऑप्शंस ऐसे होते 3473, 3451, 3441, तो फिर मैं नन ऑफ दिस को टिक कर लेता, क्योंकि सभी ऑप्शन क्लोज क्लोज है, यहाँ पे ऑप्शन बहुत लंबे लंबे दूर दूर है, तो इसलिए मैंने नियरेस्ट आंसर को टिक किया। नन ऑफ दिस के पहले नियरेस्ट आंसर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जब ऑप्शंस में गैप बहुत बड़ा बड़ा है। The value of the present value of a sequence of a payment of rupees 80 made at the end of each 6 months continuity forever if the amount is worth 4% compounded semi-annually is। तो फॉर एवर बोलने की वजह से क्या हुआ? फॉर एवर, फॉर एवर मतलब एन्युइटी परपेचुइटी, एन्युइटी परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या है? ए बाय आई। अमाउंट कितना है? 80 जो तुमको देना है, 80, इंटरेस्ट रेट 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो ये 4% साल का है, उसको सेमी एनुअली तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो 2%, तो 80 बाय 2% करेंगे तो 4000, ए ऑप्शन, तो 4000 विल बी द आंसर। Mr. X invest rupees 10,000 every year starting from today for next 10 years. Suppose interest rate is 8% per annum compounded annually. Calculate the future value of the annuity. देखो एकदम सेम है, 10 साल 8%, 10,000 फ्यूचर वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर अभी अपन ने यहाँ पे देखा था, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, नंबर भी चेंज नहीं है, तो 1,56,454 ही एक्चुअली करेक्ट आंसर आता। 1,56,000 अपन ने लिखा था इधर, नहीं यही आंसर आता, सॉरी करेक्ट है। तो ये 25 और 28 एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट है, इसलिए ए ऑप्शन। A company establishes a sinking fund to provide a payment of 2 lakh debt maturing in 20 years. Contributions to the fund are to be made at the end of every year. Find the amount of each annual deposit if interest is 5% per annum. मतलब a company establishes a sinking fund for the payment of 2 lakh debt, तो ये फ्यूचर में तुमको 2 लाख चाहिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है ऐसे क्वेश्चन से कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 2 लाख रुपए चाहिए, कब चाहिए? फ्यूचर में, तो फ्यूचर वैल्यू आ गया। मैच्योरिंग आफ्टर 20 कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड टू बी मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एवरी ईयर बोलने के जैसे एन्युटी हुआ, तो ये कौन सा हुआ? फ्यूचर वैल्यू
एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए मुझे देने हैं, एन्युटी नहीं पता है, कितने परसेंट से? 5% से, 20 साल। तो 5% से फॉर 20 ईयर्स, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1.05 इंटू इक्वल टू बटन 19 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल टू योर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आएगा 33.065। तो 33.065, तो ए आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 33.065, 6048। तो 6048 बी ऑप्शन। तो मतलब मुझे हर साल 6048 रुपीज डिपॉजिट करने 20 साल तक 5% से, तो 20 साल के एंड में मुझे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो 6048 बी ऑप्शन। A is 26, sun is 27, then cat is equal to what? तो अल्फाबेटिकली A1 आता है, Z 26 आता है, इन्होंने A को 26 दिया मतलब सीक्वेंस उल्टा लगाया, तो A को 26। तो सन के जो भी नंबर आते रहेंगे इसका टोटल 27 आता है, तो कैट का टोटल कितना आता है? लेट्स चेक। तो C 24 आता है, A 26, T 7, इनका टोटल आता है 57, तो 57 इज C ऑप्शन। तो ये पीछे से ऑर्डर लगाया है। In a certain code of language, premonition is written as something like this. How the word monitor is written in that code? तो मैंने जनरली क्या करता हूँ बच्चा लोग, ऑप्शन में देखते रहता हूँ कि जब ये ऑप्शन कुछ सिमिलर दिख रहे हैं इसमें कौन सा ऑप्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ एन, ठीक है, प्रीमोनिशन ओ एन, और यहाँ पे मॉनिटर में ओ एन यहाँ पे है, तो ये ओ एन, तो यहाँ से कितना नंबर है? पांचवा और छठवा, 1 2 3 4 5, 5 एंड 6 0 4 है, 1 2, हाँ, तो 0 4 यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे देखने का है कि यहाँ से सेकेंड ओ, तो इस ओ को क्या यूज हुआ था? ओ को क्या यूज हुआ था? ओ को हुआ था 0, तो 0 कौन सा है इसमें? सी। सिंपल सा फंडा है, इधर के ओ एन को 0 4 बोले, तो इधर को ओ एन को भी 0 4 बोलना चाहिए। ओ को लग रहा है 0, तो यहाँ के ओ को भी 0 लगना चाहिए, तो सी ऑप्शन आना चाहिए। आया? In a certain code of language, 123 means bright little boy, 145 means tall big boy, and 637 means beautiful little flower. Which digit in that language means bright? तो उसको लिखेंगे अपन। 123 को कैसा लगता है? ब्राइट लिटिल बॉय, ब्राइट लिटिल बॉय। 145 मीन्स टॉल बिग बॉय, टॉल बिग बॉय। 637 मीन्स ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो अब फर्स्ट एंड थर्ड में लिटिल लिटिल कॉमन है, और फर्स्ट एंड थर्ड में 3 नंबर कॉमन है, मतलब 3 नंबर लिटिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन नंबर 1 है, इन दोनों में कॉमन वर्ड है बॉय, मतलब बॉय स्टैंड्स फॉर 1, लिटिल स्टैंड फॉर 3। तो ब्राइट के लिए कौन सा नंबर बचा? 2, तो 2, ब्राइट के लिए 2। तो तुमको ये मॉडल में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो सिंपल 2 सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड ढूंढो और उसके ही इसमें कॉमन नंबर ढूंढो, तो वो नंबर उसको रिप्रेजेंट करेगा। सीक्वेंस डजंट मैटर, सो ब्राइट पहला तो नंबर 1, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे कॉमन निकाल के ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे लिटिल और बॉय का मिल गया, तो ब्राइट का बच गया 2, तो 2। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 1 3 4 8 15 27। ओके, तो यहाँ पे ना, हाँ, इसको भी स्टार मार देते, थोड़ा सा, 3 स्टार नहीं, इतना भी नहीं है, 1 स्टार के बराबर तो है ही। हाँ, तो तुमको क्या करना है, इसके पिछले वाले 3 का टोटल लेना है। 1 3 4 का टोटल कितना आता है? 8, 3 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। ओके, अब 3 4 एंड 8 का टोटल लो, 3 4 एंड 8 का टोटल 15, 8 15 एंड 27 का टोटल लो, 8 15 एंड 27। तो हर 3 लास्ट के 3 डिजिट का टोटल लेने का है, तो 50 आएगा, तो सी ऑप्शन। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। 1 5 4 1 5 14 30 55 91, तो 1 5, तो गैप देखो 1 और 5 में गैप कितना है? 4,
5 एंड 14 में 9, 14 एंड 30 में 16। तो जो गैप्स है ना, गैप्स गैप्स परफेक्ट स्क्वायर है। 4 9 16 25 36, तो अगला ये 6 का स्क्वायर है, तो अगला 7 का स्क्वायर। तो 91 में 49 ऐड करो, 91 में 49 140 आएगा, 140। तो डिफरेंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके आगे डिफरेंस 7 का स्क्वायर ऐड करो, 140 आ जाए। Q's mother is a sister of P. Q's mother is a sister of P. Q की माँ is a P की sister. Okay. Q की mom P की sister. And daughter of M, और M की बच्ची। तो Q की माँ P की sister है, M की बच्ची है। Yes is a daughter of P. Yes is a daughter of P. P की daughter है Yes. And a sister of T. And T की sister है। How is M related to T? How is M related to T? तो ये दोनों बहनें हो गई, या हाँ ये दोनों बहनें हो गई, इनकी माँ या बाप। अब प्रॉब्लम है कि ये जो बहनें हैं, यम के बारे में क्या बोला, डॉटर ऑफ यम। तो यम पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, तो जेंडर इज नॉट नोन ना। तो हाँ, तो ये टी की माँ पी, पी के माँ या पाप एम, तो ये ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर हो सकते हैं, दोनों भी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, एज द जेंडर इज नॉट डिफाइंड। तो ठीक है, इसके वजह से ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर सी। और ऑप्शन में ना सब दिया, फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन कंफ्यूजिंग दिए, सी ऑप्शन आता है, क्योंकि एम का जेंडर अपने को नहीं पता, इन दोनों का जेंडर पता है, इसका जेंडर नहीं पता एम का। E is the son of A. E is the son of A. E is the son of A. D is the son of B. D is the son of B. B का son D. E is married to C. E is married to C. मतलब married to C, ये son है ना, तो मतलब ये husband हो गए। married to C मतलब C wife हो गई। C is B's daughter. B की daughter C है, मतलब ये भाई बहन हो गए, C D. How is D related to E? How is D related to E? तो ये वाइफ हो गई, वाइफ का भाई, तो साले साहब को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। भाई 48 टू 50 के क्वेश्चन ने ना मेरे आधा घंटा के ऊपर का टाइम खाया रहेगा। भाई इंस्टीट्यूट क्वेश्चन मत डालो, ऐसे क्वेश्चन नहीं, अगर तुमको सोल्यूशन देने का है तो। ठीक है, मैंने बहुत ट्राई किया इसको आंसर ढूंढने का, पर मिला नहीं। देयर आर 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। हाँ, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की सिस्टर सी है, एफ का जेंडर नहीं पता। बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ई का हस्बैंड नहीं पता, उसका ब्रदर बी है। डी इज द फादर ऑफ ए, डी इज द फादर ऑफ ए के फादर डी, एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, और एफ के ग्रैंडफादर है। तो बेसिकली एफ के ग्रैंडफादर हो गए, तो इसका मतलब ए के फादर और एफ के ग्रैंडफादर, मतलब एफ ए का बच्चा हो गया, तो ये ऐसा लीनियंट हो गया। तो एक का बच्चा एफ और एक की बच्ची सी। देयर आर 2 फादर्स 3 ब्रदर्स एंड अ मदर इन द ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स। तो 3 भाई कौन है, ठीक है। तो 3 भाई अगर देखा जाए, तो ये सिस्टर है, इसका जेंडर नहीं पता है, ये इसका ब्रदर है, तो इसका नाम नहीं पता है, तो ऐसा कुछ तो हो गया। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रदर्स, तो रादर देन मैंने डायग्राम से ढूंढने से ज्यादा मैं ऑप्शन में देखने को गया कि कौन से ऑप्शन में क्या है। अब देखो ए एंड एफ की वजह से पॉसिबल नहीं है, ब्रदर्स पूछा है ना, ब्रदर्स ए एंड एफ। ए एंड एफ क्या है, बाप बेटे हैं, ए एंड एफ तो गया। बी एफ सी, अब सी तो सिस्टर है, क्या बोला था, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो सिस्टर है तो ब्रदर्स कैसे हो गया, तो सी की वजह से बी ऑप्शन चला गया। बी डी एफ, तो बी डी एफ, डी तो ग्रैंडफादर है, ब्रदर कैसे हुआ, तो सी भी ऑप्शन गया। ए बी डी, ए बी एंड डी भाई, ए डी में तो बाप बेटे का रिश्ता है, तो ब्रदर कैसे हुआ, तो चारों ऑप्शन खट गए। तो आईसीए के आंसर मतलब पूरा क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, कुछ तो गलत है। भाई मैंने पहले ऑप्शन देखना चाहिए था, पर ठीक है, मैंने ये डायग्राम बनाया और उसके बाद ढूंढने की कोशिश करा, बिल्कुल भी नहीं। 48 49 50 सब गण गए वाले हैं।
ठीक है, F इज रिलेटेड टू E, F इज रिलेटेड टू E। अब ये इसका बच्चा है नहीं है, भाई की बीवी, तो ये आंटी मतलब सिस्टर इन लॉ हो जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शंस ही नहीं दिख रहे, तो ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन ही गंड गया। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। मेरा गया ना, तो तुम क्यों तुम्हारा गलत हो। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू द आंसर दिस क्वेश्चंस। हाँ, ये मेरे को थोड़ा डायरेक्शन में ना थोड़ा हट के क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं इसको 1 स्टार दूंगा। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू आंसर these questions. A, B, C, D, E, F, G, H and J are 9 houses. C is 2 kilometer to the east of B. C is, हाँ किधर गया, हाँ, C is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, तो B से ईस्ट में C है 2 किलोमीटर। A is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B, A is 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B, B से नॉर्थ में A 1 किलोमीटर, एंड H is the 2 किलोमीटर साउथ ऑफ A, H is साउथ ऑफ A, 2 किलोमीटर बोला है, तो A से साउथ में 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे B है तो और 1 किलोमीटर पे H रहेगा। G is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H, G is 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ H, H के वेस्ट में G है 1 किलोमीटर, H के इधर वेस्ट में G 1 किलोमीटर, while D is 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G, तो क्या बोला है, D is 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ G, G से 3 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर पे H है, तो और 2 किलोमीटर बचा D के लिए, तो 1 और ये 2, 3 किलोमीटर। F is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G, G के नॉर्थ में, G के नॉर्थ में मतलब ऊपर, F 2 किलोमीटर है। I is situated just in the middle of B and C, तो B and C के बीच में I है, तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें, 1 किलोमीटर बीच में I। E is just middle of H and D, H and D के मिडल में E है, तो 2 किलोमीटर था, इधर 1 किलोमीटर बचा, इधर आ गया E। डिस्टेंस बिटवीन E and I is, E and I के बीच में का डिस्टेंस, E and I, तो ये दोनों एग्जैक्ट ऊपर नीचे दोनों का बीच में का गैप है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर C, तो ये डायग्राम आ जाता है तुम्हारे लिए आंसर के लिए। डिस्टेंस बिटवीन E and G is, E and G, E and G, E and G, तो यहाँ का 1 किलोमीटर, यहाँ का 1 किलोमीटर, दोनों का मिला के 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन A and F is, A and F, A and F, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 7 villages A, B, C, D, E, F and G are situated as follows. Which of the two villages are the farthest from the one another? E is 2 kilometer to the west of B. E is 2 kilometer west of B, 2 किलोमीटर। B से वेस्ट में इस साइड 2 किलोमीटर, 1 और 1 2, तो E, B से वेस्ट में E। F is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A, F is 2 किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ A, नॉर्थ ऑफ A, F is 2 किलोमीटर नॉर्थ, ऊपर है 2 किलोमीटर। C is 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, C is 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, A के वेस्ट में 1 किलोमीटर, वेस्ट इस साइड C। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो मैंने एक नया डायग्राम बनाया, डोंट वरी। ये पूरा हट गया था, ये करेक्ट है, सॉरी। E is 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B, E is 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B, B से वेस्ट में 2 किलोमीटर यहाँ पे। F is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A, F is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A, F is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A के नॉर्थ में F 2 किलोमीटर। C is 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, C is 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, C is 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, हाँ, तो 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A, तो A के वेस्ट में C, इधर 1 किलोमीटर पे C। D is 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G, तो G के साउथ में 2 किलोमीटर पे D है। G is 2 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट ऑफ C, तो C से ईस्ट में G है 2 किलोमीटर, इधर एक इधर एक, तो 2 G, तो ये हो गया फिट, ये पूरा हो गया करेक्ट डायग्राम। नाउ विच ऑफ द टू विलेजेस आर द फारदेस्ट फ्रॉम वन अनदर, फारदेस्ट मतलब सबसे लंबा डिस्टेंस, F एंड E, F एंड E, तो ये देखो ये 2
और ये 2, तो दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा 4, तो ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। डी एंड सी, डी एंड सी, तो ये हो गया ये और ऐसा, तो इधर 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो ये कितना, तो ये दो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 4 प्लस 4 8, हाँ तो 8 का रूट कितना था, सॉरी इतना भी करने की जरूरत नहीं है, 2 2 2 डिस्टेंस सबके सेम रहेंगे, तो एक्चुअली ये क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, 2 2 2 इक्विलैटरल, ये दो, अगर ये दो तो इसका ये भी 2 ही होना चाहिए, अगर नहीं भी रहा तो 2 मिनट के लिए ऐसा अजम्पशन कर लेंगे √8, तो 2.44 समथिंग आता है या 2 आता है, जान दो, 4 से वैसे भी कम ही है। एफ एंड बी, एफ एंड एफ एंड बी, तो एफ एंड बी, तो एफ यहां से यहां तक हो जाएगा, ये दो और ये दो 4, और ई से लेके बी तक है 2, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो अगेन पाइथागोरस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 16 प्लस 4 20 का रूट, तो 20 का रूट आ जाएगा 4.47। जी एंड ई, तो जी एंड ई, तो जी एंड ई, ये 2 ये 1, तो ये 2 ये 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 का रूट, तो 5 का रूट 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो सब में से लंबा डिस्टेंस एफ एंड बी का आ रहा है, एफ एंड बी का ये सबसे लंबा डिस्टेंस है। ठीक है, कॉमन सेंस लगाए तो भी आता है, पर ठीक है, अगर आंसर निकालना चाहे तो पाइथागोरस से 4.47 आ जाता है, सी ऑप्शन। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड एज ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड एज वेस्ट, ये अपना डायग्राम्स, तो क्या बोले, साउथ ईस्ट को ईस्ट बोला गया, साउथ ईस्ट को ईस्ट बोला गया, साउथ ईस्ट को ईस्ट मतलब ये यहाँ का यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऐसा 45 डिग्रीज में टर्न होगा, 45 डिग्रीज ऊपर के साइड एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, तो ये एक 45 डिग्रीज नीचे आ गया, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा 45 डिग्रीज, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड एज सच, सो ऑन, नॉर्थ विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ, तो 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ वेस्ट, सी ऑप्शन। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सेटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, इसको अपन ने स्टार मारना भूल गए, ये भी थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन था, हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, अब यहां पे भी दिमाग खराब है, इंस्टीट्यूट ने ना ऐसे क्वेश्चन देके ऊपर के इसमें आधा घंटा गला दिए मेरा वो ब्लड रिलेशन में, और इधर एक, तो ठीक है, ए बी सी डी एफ जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो मैं बता देता, ये सिटिंग अरेंजमेंट आ जाती है, एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एफ इज इमीडिएट लेफ्ट, एफ के लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में एफ है, जी के लेफ्ट में एफ है, जी के लेफ्ट में एफ है, बराबर, ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में, जी के राइट में 1 2 3 4 ई है, C is the neighbor of B and D, C is the neighbor of B and D, B and D का नेबर, तो दोनों के मिडल में आएगा C, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में 1 2 3 इज एट द वन ऑफ द एंड्स, तो ये एंड में है, ए एक एंड में आ गया, तो बराबर है, तो ये पता नहीं है पर वो एंड में है, तो इन सब में बचा ए ही था ना, सब अल्फाबेट्स फिल हो गए तो ए बचा था, तो मैंने ए को डाल दिया। Who is the neighbor of B? Who is the neighbors of B? B के नेबर कौन है? CE. What is the position of A? A क्या है? लेफ्ट के एक्सट्रीम कॉर्नर पे, एक्सट्रीम लेफ्ट। Who are the left of C? C के लेफ्ट में कौन है? C के लेफ्ट में AFGD, AFGD, तो E दिया है तो मैंने कट कर दिया, तो इंस्टीट्यूट के पीछे के जो भी आंसर्स है मेरे को गलत लगते, अगर तुमको कुछ सोल्यूशन मिलता है इस सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा तो प्लीज कमेंट बिलो,
अपन उसको डिस्कस करेंगे, पर मेरे हिसाब से आज के तारीख में डी, बी एंड डी होना चाहिए और उसमें भी डी ऑप्शन को चेंज कर देना चाहिए। ओके, चलेगा। तो यस, तुम्हारा भी टाइम खोटी हुआ रहेगा इसमें, मेरा भी तो बहुत हुआ है। अगेन ये भी टाइम खोटी करने वाला क्वेश्चन है। 8 persons E F G H I J K L are seated around a square table, two on each side। तो स्क्वायर टेबल है, दो इधर, दो इधर, दो इधर और दो इधर। There are 3 ladies who are not seated next to each other। इनमें से 3 लेडीज है और 5 लेडाज है, ठीक है, जेंट्स है। तो ये आजू बाजू में नहीं बैठे हैं। J is between L and F। हाँ, J is between L and F। देखो इसके मैंने मल्टीपल सीटिंग अरेंजमेंट्स बनाए हैं, तुमको बता दूंगा। एक एंड ये दो मैंने मल्टीपल बनाए। J इज बिटवीन L एंड F, तो पहले ये J इज बिटवीन L एंड F, रैंडमली चालू के, कोई शॉर्टकट नहीं। L एंड F के बीच में J। पर ये किसने बोला है कि इमीडिएट बिटवीन, तो मैंने इसमें दो का गैप रखा। L एंड किसके बीच में बोला था भाई? L एंड F। हाँ, तो L एंड F के बीच में J है, तो मैंने यहाँ पे 3 का पकड़ा, L एंड F के बीच में J, तो मैंने इसे इधर 5 का पकड़ा, तो L एंड F के मिडल में J आ रहा है। एंड G इज बिटवीन I एंड F, तो G इज बिटवीन I एंड F, I एंड F के बीच में G, तो यहाँ पे सेम, तो F I एंड F के बीच में G। H is a lady member is a second to the left of J। हाँ, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसको बाद में लेंगे। F a male member is seated opposite to E a lady member। F is male member opposite to E के अपोजिट में, E के अपोजिट में, तो E के अपोजिट में F आना चाहिए। तो यहाँ पे अपोजिट के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो ये या ये भी, डायगोनली अपोजिट या कौन सा अपोजिट मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट अपने पूरे फिट हो गए थे, तो यहाँ पे एक ही बचा, तो ये डायगोनली अपोजिट, F के डायगोनली अपोजिट मैंने E को बिठा दिया, और यहाँ पे F के अपोजिट में ही यहाँ पे स्ट्रेट अवे बैठ जाता है। देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I। F एंड I के बीच में लेडी मेंबर है, F एंड I के बीच में, F एंड I के बीच में जो है G, और यहाँ पे F एंड I के बीच में G, ये लेडी मेंबर है। तो यहाँ के लेडी मेंबर्स कौन से हो गए देखो, H, तो यहाँ पे H आ गया, E, यहाँ पे E आ गया, G। तो ये लेडी मेंबर्स एक साथ नहीं, अलग अलग है, पर इस सीटिंग अरेंजमेंट में ना H एंड E आजू बाजू में आ जाते हैं, तो मेरे को ये थोड़ा ऑप्शन थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लगा, सीटिंग अरेंजमेंट। Who among the following is the immediate left of F? F के immediate left में कौन है? G। How many persons are seated between K and F? K and F के बीच में कितने लोग हैं? 2। तो ऐसे मैंने आंसर्स लिए हैं, तुम कौन सा, ये एक और तुम्हारा कुछ दूसरा रहा तो वो देख लो, बट मेरे हिसाब से जो मुझे फाइनल लगा तो मैंने ये किया है, और मुझे मोर अप्रोप्रिएट यही आंसर लगा, ठीक है। अगर कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट ये कर देता हूँ तो यहाँ पे लेडी एक साथ मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन टूट जाती है, तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन टूटी जा रही है, तो वो सब मिनिमलिस्टिक कंडीशन तोड़ के ये सिटिंग अरेंजमेंट आ गई। फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर रिलेटेड बाय। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया इंस्टीट्यूट ने। क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बट स्टैंडर्ड डेविएशन फिर 2/3 का उल्टा कर लो, 3/2 हो जाएगा। क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर ये इधर आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा ना, तो 3/2 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये इधर आने का 3/2 होता है रिवर्स, तो डी ऑप्शन। तो बच्चे ना 2/3 देख के पटक से टिक करने को जाते, गड़बड़ गड़बड़ में डी ऑप्शन आना चाहिए। Data are said to be dash if the investigator is an investigator himself responsible for collection of the data। तो ये रिपीट हुआ है।
इफ इन्वेस्टिगेटर इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर, खुद से अगर मेहनत से जमा करते हो तो प्राइमरी डेटा, कॉपी करते हो तो सेकेंडरी डेटा, तो मेहनत से जमा कर रहा है ए प्राइमरी डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यूमुलेटिव ओगिव कर्व्स दो टाइप के होते हैं, लेस देन सी एफ, मोर देन सी एफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ही सी एफ होता है, तो ओगिव दो होंगे, तो ओगिव उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है ए। The left part of the table providing description of rows is called as stub। तो देखो टेबल के कुछ 4-5 पार्ट है, ऊपर टेबल हेडिंग, इधर बॉक्स हेड, मेन बॉडी, और इधर स्टब होता है। रोज की हेडिंग, कॉलम की हेडिंग को कैप्शन, रोज की हेडिंग को स्टब बोला जाता है। The following data relate to the marks of the group of student, how many students got marks more than 30। देखो टोटल स्टूडेंट 100 है, 30 के नीचे बिलो 30 कितने, 65, 30 के नीचे 65, तो 100 में से 65 बच्चों को 30 के नीचे है, तो मोर देन 30 कितने होंगे, दोनों का डिफरेंस 35। अगर 100 में से 65 को 30 के नीचे है तो बचे कुचे कितने, 35 को 30 के ऊपर रहेंगे, सी ऑप्शन। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है वैसे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू चिप कंपनी इज शोन बाय, कौन से इससे, तो मॉड्यूल में तुम्हारे फर्स्ट स्टैटिस्टिक का फर्स्ट चैप्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में लिखा वाला है, वेट हाइट एंड प्रॉफिट्स आर बेल शेप। तो बेल शेप क्या होता है कि स्टार्टिंग में कम, फिर मिडल में ज्यादा, फिर कम, तो ये इस शेप में रहेगा, तो बेल शेप। तो कोई भी बिजनेस की स्टार्टिंग में कम प्रॉफिट होता है, फिर बिजनेस ग्रो करता है, और जो भी ग्रो हुआ है बिजनेस को आज नहीं तो कल खत्म होना ही है, तो एंड आएगा तो बेल शेप। If all the observations are increased by 6, then the variance of the series will be unchanged। क्योंकि variance standard deviation का स्क्वायर होता है, standard deviation dispersion है, dispersion is not affected by change of origin। इंक्रीज बाय 6 मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन से डिस्पर्शन को फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क नहीं पड़ता, तो वेरिएंस को भी फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज्ड। इफ द मोड ऑफ द डेटा इज 18 एंड मीन इज 24, देन द मीडियन इज, क्या है फॉर्मूला, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू द ब्रैकेट 3 इंटू द ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। तो मीन कितना दिया है 24 एंड मोड दिया 18, तो 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट 24 माइनस एक्स। तो 24 माइनस 18 इज 6 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 3 72 माइनस 3x, तो 3x को उधर और ये आएगा 66, तो x इज इक्वल्स टू 22, 22 सी ऑप्शन। If the quartile is 142 and semi interquartile range is 18, then the value of median is, तो फर्स्ट क्वार्टाइल 142, फर्स्ट क्वार्टाइल 142, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, रेंज का मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट क्वार्टाइल आता है Q3, स्मॉलेस्ट आता है Q1, तो Q3 माइनस Q1, बट उसको सेमी बोलने की वजह से हो गया हाफ, तो Q3 माइनस Q1 बाई 2, तो Q3 माइनस Q1 बाई 2 आता है 18, तो Q3 माइनस Q1 है 142 बाई 2 इज इक्वल टू 18, तो Q3 माइनस 142 इज 36, तो Q3 इज इक्वल टू 178, तो Q3 178, Q1 142। मीडियन अगर सिमेट्रिकल डेटा अजम्पशन करेंगे सिमेट्रिकल है, तो Q3 प्लस Q1 बाई 2, तो 178 प्लस 142 बाई 2 160, बी ऑप्शन। Which measures of dispersion is not affected by presence of extreme observations। तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के जैसे किसको फर्क नहीं पड़ता, क्वार्टाइल डेविएशन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस किधर होते हैं, देखो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस एक तो स्टार्ट में नहीं तो एंड में, पर Q1 इधर होगा, Q3 इधर होगा, एंड में क्या चल रहा है किसको फर्क पड़ता है, तो क्वार्टाइल डेविएशन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। और इवन या तुम जाके मॉड्यूल में टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का जो चैप्टर है, तो उसके एंड में समरी दी है, तो समरी में ये चीज लिखी वाली है। If standard deviation of x is 3, what is the variance of 5 minus 2x। तो 5 minus 2x is equal to y लिखो, तो standard deviation of y is coefficient of x by coefficient of y into standard deviation of x। x का coefficient 2, y का coefficient 1, standard deviation of x 3, तो multiply करके 6 आएगा, तो standard deviation of y is 6, तो variance is 6 का square 36, a option। If x and y are related by y is equal to 2x plus 5 and standard deviation and AM of x is known to me 5 and 10, then the coefficient of variation COV, क्या है COV, standard deviation by mean into 100। तो उन्होंने standard deviation
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y बोलना भूल गए, तो अपन वो करेक्ट कर लेंगे, ऑफ y। तो इक्वेशन क्या दिया था, y इज इक्वल टू 2x+5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 5, x बार इज 10, तो x बार 10 इक्वेशन में डालो, y बार मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 10+5, तो y बार 25। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 5, तो 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 10, y बार 25 इंटू 100, तो 10 by 25 into 100 40%, तो 40% C option. If the relationship between the two variables u and v is given by and am of u is 10, what is the am of v? तो भाई अरिथमेटिकल मीन दे, सीधा इक्वेशन में पुटअप कर दो, u की वैल्यू इक्वेशन में डालो, v की वैल्यू v का अरिथमेटिकल मीन रहेगा, तो 2u plus v plus 7 is equal to 0, u की वैल्यू 10 दी, तो 2 into 10 plus v plus 7 is equal to this, तो v is equal to -27, -27। और अरिथमेटिकल मीन टेंडेंसी है, टेंडेंसी कैन बी नेगेटिव, तो इसलिए c -27। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्पर्शन एंड टेंडेंसी में, तो अरिथमेटिकल मीन टेंडेंसी है, वो नेगेटिव रह सकती है, नेगेटिव। If x and y related by this, mode of x is 23, what will be the mode of y? तो सेम पूरे टेंडेंसी में सेम है, तो x की वैल्यू 23 इस इक्वेशन में डालो, तो y इक्वल टू जो आएगा वो मोड ऑफ y रहेगा, तो 23 माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 13 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 13, तो y का मोड 13, सीधा इक्वेशन में पुटअप करना था। There are two boxes containing 5 white, 6 blue balls, 3 white and 7 blue balls. One of the box is selected at random. One of the box is selected at random and a ball is drawn from it. Then the probability that ball is blue. तो ball blue है, but one of the box, कितने box है, दो, दोनों में से एक box select करना है, तो 1/2 probability, 1/2 प्लस, तो फर्स्ट बॉक्स में से ब्लू कितने, 6, 6 में से एक, टोटल बॉल है 11, तो 11 में से एक, तो 6c1/11c1, और दूसरे बॉक्स में से ब्लू निकलेगा, दूसरे बॉक्स में कितने 10 बॉल्स है, 10c1, ब्लू चाहिए 7 में से एक, 7c1, तो 1/2 इंटू द स्क्वायर ब्रैकेट 6/11 प्लस 7/10। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 1/2 इंटू द ब्रैकेट, तो 6 इंटू 10, 11 इंटू 7/110, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 137/220 आता है, 137/220। अब वो बच्चे क्या करते हैं मैं बोलता हूँ, तो बच्चे ये 1/2 भूल जाते हैं, ये है एक्सीडेंटल एरिया। मॉड्यूल में भी कैसा क्वेश्चन है और क्लास में भी लिया है बच्चा लोग अपन ने, ठीक है, ये तुम लोग 1/2 भूल जाते हो, तो वो एक्सीडेंटल एरिया, तो 137/220। नेक्स्ट, a box contain 5 white 7 black balls, 2 successive draws of 3 balls are made। तो एक बॉक्स में 5 white 7 balls ब्लैक बॉल्स है, टोटल 12, तो 3 बॉल निकाले और वापिस से 3 निकाले, टोटल 6, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब 3 निकाले, देखे, वापिस से रख दिए। The probability that the first draw would produce white and second draw would produce black balls, तो पहले 3 व्हाइट निकलेंगे, दूसरे 3 ब्लैक निकलेंगे, तो 5 व्हाइट 7 ब्लैक बॉल है, टोटल कितने हो गए 12, टोटल हो गए 12, तो 12 में से 3 12c3, पहले व्हाइट चाहिए 5c3 इनटू, अगर मैंने विथ रिप्लेसमेंट किया तो वापिस से 3 रख दो, तो वापिस से 12 ही रहेंगे, 12 में से 3 निकालेंगे, अब क्या चाहिए ब्लैक, तो 7c3, तो 5c3 आता है 10, 12c3 220, 7c3 आता 35, 12c3 आता 220, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/968, तो 7/968 एक ही ऑप्शन है, फिर भी मैंने दूसरा सॉल्व किया है, तुमको कंफ्यूजन नहीं होना। अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट करता हूं तो फर्स्ट इसमें व्हाइट चाहिए, तो वो तो सेम रहेगा 5c3/12c3 इनटू, अब 12 में से 3 बॉल कम हो गए, बचे कितने 9, तो 9c3, अब चाहिए ब्लैक, ब्लैक तो उतने चाहिए 7c3/9c3, तो फर्क तुमको इधर दिखेगा, ये 12 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 5/264, तो 5/264 डी ऑप्शन, तो ये इस तरीके से आएगा।
विथ रिप्लेसमेंट में दोनों जगह 12 12 रहेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट 12 और यहाँ पे 9 रहेगा. Probability of A is 1 by 2, probability of B is 1 by 3, probability of A intersection B is 1 by 4. Then the probability of, ये डिवाइड बाय नहीं है बच्चा लोग कंफ्यूज मत होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट है. तो ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो यूनियन निकालना पड़ेगा. तो यूनियन कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो ए की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, बी की दिया थी 1/3, इंटरसेक्शन दिया था 1/4. तो मैं जनरली इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता हूं सो दैट हेडेक नहीं रहे. तो 0.5 प्लस 0.33 माइनस 0.25, तो 0.5833 आता है यूनियन. तो 0.5833 इधर डाल दो, 1 माइनस 0.5833 बाय 1 माइनस 1/3, तो 0.4166 बाय 0.66, तो इज इक्वल टू आता 0.625. तो 0.625 इज नथिंग बट 5/8. तो 5/8 इज सी ऑप्शन. तो बेसिकली ये ए गिवन बी फॉर्मेट में था. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस ए यूनियन बी. तो ये बच्चा लोग को क्लिक नहीं होता है, ये चीज यहाँ पे आईएमपी है. X and Y are stand in a line with the 6 people, with 6 मतलब X and Y ये 2 और बाकी के 6, टोटल 8. What is the probability that there are 3 persons between them? तो 3 लोग इनके बीच में है. X and Y के बीच में 3 लोग, तो टोटल 6. सीटिंग अरेंजमेंट कैसे आएंगे? X उसके बीच में 3, फिर Y फिर 3. तो सबसे पहले तो टोटल हो गए 8, तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगी 8 फैक्टोरियल. टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगी 8 फैक्टोरियल. X एंड Y के बीच में 3, कौन से 3? 6 में से कोई भी 3, 6C3 इंटू. अब क्या करो, ये जो 3 लोग हैं ये आपस में जगह चेंज कर सकते, 3 फैक्टोरियल. X एंड Y के बीच में बोला है तो X एंड Y आपस में जगह चेंज कर सकते, 2 फैक्टोरियल. अब इसको एक बॉक्स में पैक कर दो, टोटल हो जाएंगे 4, तो उसका इनका सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल. तो 6C3 आता है 20, 4 फैक्टोरियल 24, 6 इंटू 2 बाई 8 फैक्टोरियल आता है 40320. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/7 आ जाता है. तो 1/7 सी ऑप्शन. ओके. ये एक्चुअली मॉड्यूल में या बहुत बार स्कैनर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है सेम, उसमें नंबर भी चेंज नहीं है. फॉर द टू एंड्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी ओनली व्हेन. देखो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन. अगर दोनों इवेंट्स में इंटरसेक्शन रहा ही नहीं तो 0, तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है. तो माइनस करने की कब जरूरत नहीं है? जब दोनों अलग अलग है. अलग अलग कब रहते? एक्सक्लूसिव. तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन नहीं है. इंटरसेक्शन नहीं है तो माइनस करने की भी जरूरत नहीं है. तो ए एंड बी इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. If x is a binomial variable with a parameter n and p, then x can assume. तो बाइनोमियल है तो सबसे पहले अजम्पशन करो. बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता. थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पार्ट है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस. बाइनोमियल डिस्क्रीट का है. डिस्क्रीट मतलब जिसके अंदर x की वैल्यूज पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती. एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n गलत, पॉइंट्स में नहीं आ सकता तो ये भी गलत. एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव, ये भी गलत. होल नंबर्स, ये करेक्ट हो गया. बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव. होल नंबर्स मतलब फ्रैक्शन में नहीं. क्यों? क्योंकि बाइनोमियल डिस्क्रीट है. तो डिस्क्रीट है तो कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती, सिर्फ होल नंबर्स आ सकते, इसलिए सी ऑप्शन. The probability density function of a normal variable x is given by. Yes. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? क्या है फॉर्मूला? 1 डिवाइड बाय सिग्मा अंडर द रूट 2 पाई इनटू ई रेज टू x माइनस म्यू होल स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर. तो ये चल जाता, पर यहाँ पे सिग्मा मिसिंग है तो यहाँ पे है. बट यहाँ पे लिमिट 0 टू म्यू बोला है. मेरे ख्याल से इट इज निगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होना चाहिए. तो एक्चुअली नन ऑफ दिस कंसिडर करना चाहिए. इंस्टीट्यूट ने बी दिया है.
बट करेक्ट आंसर इज लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी है, इसलिए नन ऑफ दिस टिक होना चाहिए। यहाँ में 0 टू म्यू बोला है जो कि गलत है। तो ये गलत आता, डी ही होना चाहिए, पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। What is the first quartile of x having the following probability density function? तो ये probability density function है, तो अभी वाला जो फॉर्मूला उसे कंपेयर करो। 1 डिवाइड बाय सिग्मा अंडर द रूट 2 पाई ई रेस टू एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो देखो म्यू की जगह क्या लिखा है 10, तो म्यू हो जाएगा 10। 2 सिग्मा स्क्वायर के जगह, 2 सिग्मा स्क्वायर के जगह क्या दिख रहा है 72, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 36, तो सिग्मा हो जाएगा 6। तो म्यू एंड सिग्मा मिल चुका है। तो पूछा क्या था फर्स्ट क्वार्टाइल, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, तो म्यू 10 माइनस 0.675 इंटू 6, तो 5.95 आएगा, 5.95 सी ऑप्शन। मैंने इसके पहले भी बोला है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस मिनिमम 2 क्वेश्चन मेन एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे यहीं पे 2 क्वेश्चंस हो गए। तो बच्चा लोग डेली बेसिस पे फॉर्मूले रिवाइज करने चाहिए हर चैप्टर के। द एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर ऑफ अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 1800 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 300। ये तुम्हारे मॉड्यूल में सेट सी का क्वेश्चन है। What is the probability that out of 5 families belonging to this group, at least one has a weekly food expenditure in excess of 2100? एक्चुअली ये ना कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क मारा है। तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, म्यू 1800 सिग्मा 300, एक्सेस ऑफ 2100 से ज्यादा मतलब ये एरिया। तो अभी मुझे इस एरिया की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो पहले z वैल्यू ढूंढो। z वैल्यू इज x माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो x है 2100 माइनस सिग्मा 300 म्यू 1800, तो आएगा z वैल्यू ऑफ 1। z वैल्यू ऑफ 1 इज यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया है 0.84, ये पूरा इसको कवर करते तो अपन 0.34 पकड़ेंगे। तो z वैल्यू ऑफ 0.1 इज 0.34, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2100। तो अगर ये देखो ये है 0.34 z वैल्यू ऑफ 1, तो यहां से यहां तक 0.34 है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोबेबिलिटी 0.5 होगा, ये 0.5 है, ये 0.34 है, तो ये हाईलाइटेड कितना हो जाएगा 0.16, तो 0.16 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.16। ये क्या हो गया, ये हो गया कि एक आधी फैमिली 2100 से ज्यादा खर्चा करने की प्रोबेबिलिटी 16%। तो कितने फैमिलीज ढूंढे अपन ने 5, यहाँ पे दिया है 5 फैमिलीज n5। 2100 से ज्यादा करने की प्रोबेबिलिटी 0.16, तो नहीं करने की 0.84। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, तो 1 2 3 4 5, तो इतने चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए 0। तो हमेशा मैं क्या बोलता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो नहीं चाहिए वो माइनस करो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस, तो 5 सी 0.16 रेस टू 0.84 रेस टू 5। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5817 दैट इज 0.582, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैंने चैप्टर के टाइम पे भी डिस्कस किया है, तो बी ऑप्शन। x is a binomial variable such that 2 times the probability of x is equal to 2 is probability of x is equal to 3। मीन ऑफ x is known to be 10/3। बाइनोमियल का मीन क्या होता है np, तो क्वेश्चन ने np दिया है 10/3। व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ x अज्यूम अटमोस्ट वैल्यू 2। ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, पर तुमको पता होना चाहिए। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या है ncx p raised to x into q raised to n minus x, तो 2 into nc2 p raised to 2 q raised to n minus 2 is equal to nc3 p raised to 3 q raised to n minus 3। अब
इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू NC2 को क्या लिखते हैं n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल, p का स्क्वायर को p स्क्वायर, q रेस टू n माइनस 2 को क्या लिखेंगे q रेस टू n डिवाइडेड बाय q रेस टू 2, NC3 को n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, p का क्यूब को क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर इंटू p, q रेस टू n माइनस 3 को क्या लिखेंगे q रेस टू n बाय q का क्यूब, q के क्यूब को क्या लिख सकते हैं q स्क्वायर इंटू q, अब p स्क्वायर गेट कैंसल, n फैक्टोरियल गेट कैंसल, q टू द पावर n गेट कैंसल, q स्क्वायर गेट कैंसल, क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा p n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज 6 और यहाँ का q n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल, तो 2 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 4 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 6 इंटू q को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस p, तो क्या करेंगे इसको ऊपर इसको इधर, तो इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस p इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू p, तो 12 माइनस 12p इज इक्वल्स टू 2np माइनस 4p। अब क्या करेंगे, अब अपन करेंगे np की वैल्यू, np मतलब मीन की वैल्यू 10/3 क्वेश्चन ने दिया था, तो 10/3 यहाँ पे पुटअप कर दो, ओके तो 10/3 मैंने पुटअप कर दिया। अब 12p को उधर भेजो, इसको इधर भेजो, 12 माइनस 20/3 इज इक्वल्स टू 12p माइनस 4p, तो ये देखो 12 इंटू 3 36 माइनस 20, तो 16/3 इज इक्वल्स टू 8p, तो 8 को नीचे भेज दो, तो p इज इक्वल टू 16/24 दैट इज 2/3, तो p इज इक्वल टू 2/3, मीन np इज इक्वल टू 10/3 दिया था, तो p की वैल्यू आ गई थी 2/3, तो 2/n इंटू 2/3 इज इक्वल टू 10/3, 3 गेट कैंसल, तो n इज इक्वल टू 10/2 5, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो क्वेश्चन ने n नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है एटमोस्ट वैल्यू ऑफ 2, तो एटमोस्ट 2 में क्या आता है 0 1 एंड 2, तो 0 1 एंड 2, तो n की वैल्यू 5, p की वैल्यू 2/3, q की वैल्यू 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equals to 0 plus probability of x is equals to 1 plus probability of x is equals to 2, तो ये एक्चुअली पूरा सॉल्व करना चाहिए 5c 0 इंटू पी रेस टू 1 इंटू क्यू रेस टू n माइनस 0 वैसा करके, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, बहुत लंबा चौड़ा आंसर हो रहा था, तो 1/243 प्लस 10/243 प्लस 40/243, तो आंसर आता है 51/243। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 17/81, 17/81 बी ऑप्शन। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने को अगर शिद्दत से कोई टाइम देगा ना, मिनिमम 12-15 मिनट जाएंगे, मिनिमम 12-15 मिनट, not at all worth of taking the risk of solving in exam. For a standard normal distribution point of inflection, एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा, पर उन्होंने स्टैंडर्ड नॉर्मल बोला है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में म्यू 0 होता है सिग्मा 1 होता है, तो 0 + 1 0 - 1 1 and -1, तो 1 and -1 सी ऑप्शन। If two random variable x and y are related by y is equal to 2 minus 3x, then the standard deviation of y is given by, तो ठीक है, तो अपना स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y क्या फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 1 इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x पता नहीं, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x लिखो, तो 3 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। अब क्वेश्चन आता है कि -3 या +3, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज डिस्पर्शन, डिस्पर्शन इज नेवर नेगेटिव, इसलिए -3 नहीं आएगा, +3 टाइम्स द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, बी ऑप्शन। Probability of getting a head when two unbiased coins are tossed simultaneously is, a head मतलब एक head, अगर मैं 2 कॉइन टॉस करता हूँ HH HT TH TT, उसमें से 1 हेड का प्रोबेबिलिटी है 2/4, तो 2/4 इज 1/2, इट इज 0.5, तो ये इजी पीजी क्वेश्चन डाला।
If x and y are random variable having expected values as 4.5 and 2.5, then the expected value of x minus y. अब प्रॉब्लम है कि बच्चों को ये बहुत इजी लगा, आंसर 2 करेक्ट भी है, बट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का है. प्रोबेबिलिटी में e of x दिया 4.5, e of y दिया 2.5, तो e of x minus y is e of x minus e of y. तो 4.5 minus 2.5 2. अगर किसी को ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहा, एक कॉमन सेंस भी लगाया, x minus y 4.5 minus 2.5 is 2, तो आंसर 2 आ जाता है. द इंटरवल ऑफ मीन माइनस 3 टाइम द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक्चुअली है म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा का, बस इन्होंने अलग तरीके से लिखा है. एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, एम इज मीन. तो इंटरवल ऑफ, तो मैंने बच्चों को थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बोला था ये 5 वैल्यूज याद रखो, मेन एग्जाम में आंसर आएगा. तो यू म्यू माइनस प्लस 3 सिग्मा म्यू माइनस 3 सिग्मा, ये 99.67 आता है. तो एक्सेप्ट 0.27 एवरीथिंग, ऑल बट 0.27. तो ये 0.9967, ये वैल्यू याद रखना चाहिए बच्चों ने. तो 0.27 छोड़ के बाकी पूरा, तो डी ऑप्शन. व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन? स्प्यूरियस कोरिलेशन क्या होता है कि मेरे दो रैंडम नंबर्स लिए फॉर्मूला में डाल दिया और फॉर्मूला में आंसर दे दिया. फॉर्मूला है, उसको नहीं पता कि उसमें क्या कोरिलेशन है, वो तो आंसर दे ही देगा. हाँ, पर तुमको पता है ना नंबर किसका डालना चाहिए. सपोज सेल ऑफ वड़ा पाव एंड स्टूडेंट के मार्क्स, वड़ा पाव का सेल बढ़ गया, मार्क्स भी बढ़ रहे. वड़ा पाव का सेल कम, मार्क्स का कम, मतलब वड़ा पाव एंड स्टूडेंट के स्टडीज में कुछ तो कोरिलेशन है. कुछ भी कोरिलेशन नहीं है, वो स्प्यूरियस कोरिलेशन है. फॉर्मूले में दे दिया, फॉर्मूला किसी का भी आंसर देगा, उसको क्या पता क्या डालने का है. तो ठीक है, तो इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल कोरिलेशन. रियल में नहीं है, फॉर्मूले ने बताया, उसको स्प्यूरियस कोरिलेशन बोलते हैं. सी. The two lines of regression become identical when 1 and minus 1. ये regression की property है. If r is equal to 1, two regression lines will be coincide in same direction. minus 1 रहा तो opposite direction. तो दोनों के केस में वो identical बनेंगे, coincide बनेंगे, a and b. The two lines of regression are given by 8x plus 10y is equal to 25, 16x plus 5y is equal to 12. If variance of x is 25, what is the standard deviation of y? Again ये time consuming है. तो दो लाइंस दिए, दोनों लाइन से bxy byx ढूंढो. तो अजम्पशन करते ये y on x है और इसको अजम्पशन करते ये x on y है. तो इसको y on x है तो y इज इक्वल टू फॉर्मेट में लिखो 10y इज इक्वल टू 25 माइनस 8x. तो y इज इक्वल टू 25 बाई 10 माइनस 8 बाई 10x. तो 8 बाई 10, तो byx इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 10, byx इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 10. अब ये x on y है तो 16x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 12 बाई 16 माइनस 5 बाई 16y. तो bxy इज इक्वल टू y के बाजू में 5 बाई 16. तो चेक करते अपना अजम्पशन करेक्ट है क्या. तो r की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज bxy इंटू byx अंडर द रूट ज्योमेट्रिक मीन. तो माइनस 8 बाई 10 इंटू माइनस 5 बाई 16 का रूट निकालो, माइनस 0.5. देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पर ये निगेटिव है क्योंकि प्रॉपर्टी है. अगर bxy byx दोनों निगेटिव, r निगेटिव, तो r की वैल्यू माइनस 0.5 माइनस 1 के नीचे है, तो करेक्ट था अजम्पशन. तो bxy का फॉर्मूला क्या है, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. तो bxy की वैल्यू क्या आई थी, bxy की वैल्यू माइनस 5 बाई 16. तो माइनस 5 बाई 16 इज इक्वल टू r की वैल्यू आई थी निगेटिव 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्वेश्चन ने दिया था. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, variance of x is 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज ये, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को ऊपर भेजो, इसको इधर भेजो. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज निगेटिव 0.5 इंटू 5, इसको ऊपर 16, इसको नीचे. तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो 0.5 इंटू 5 इंटू 16 बाई 5, आंसर आएगा 8. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 8. तो ये तुमको शॉर्ट में लग रहा है, यहाँ पे बहुत टाइम जाएगा. bxy ढूंढो, byx ढूंढो, फिर r ढूंढो, फिर bxy के फॉर्मूले में डालो. ऐसे अपन ने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं. If the regression line of y on x and x on y are given by, then the arithmetical mean of x and y. तो क्या है रिग्रेशन की प्रॉपर्टी, दो रिग्रेशन लाइन को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली,
एक्स और वाई के जो वैल्यूज मिलते हैं वो उनके अरिथमेटिकल मीन होते हैं। तो दो इक्वेशंस क्या दिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू -1। तो y का कोएफिशिएंट मैच करने के लिए इस इक्वेशन को इंटू 2 कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 4x प्लस 6y इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करो, निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो y y गेट कैंसल। तो 5x माइनस 4x x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुटअप करो। तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू -3, तो 3y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -1, तो 1 एंड -1, तो 1 एंड -1। x की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को ये भी आंसर फील होगा कलेक्ट। x की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट x को रिप्रेजेंट करता ए ऑप्शन। y is equal to 3x plus 4 is a regression line of y on x and arithmetical mean of x is, हाँ देखो, डैश 1, इंस्टीट्यूट भी बहुत शानी है, इधर माइनस इधर 1, तो बहुत सारे बच्चों को x इज इक्वल टू 1 लगेगा, नहीं है, x इज इक्वल टू -1 है, एक्सीडेंटल एरिया। व्हाट इज द अरिथमेटिकल मीन ऑफ y? तो क्या है, x की वैल्यू -1 वैल्यू इसमें पुट अप कर दो, 3 इंटू -1 प्लस 4, तो -3 प्लस 4 1 आता है आंसर 1। तो x इज -1 है, ये -1 इसमें पुटअप करो। When the product of price index and quantity index is equal to the corresponding value index, that the test holds is factor reversal test। क्या बोलता है factor reversal test? P01 into Q01 is equal to V01। ये factor reversal test का फॉर्मूला है, इंडेक्स नंबर्स C। फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ करंट वैल्यू, एक्चुअली करंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है प्रीवियस वैल्यू बाय प्रीवियस इंडेक्स इनटू करंट इंडेक्स। ये तो चारों में ऑप्शन में नहीं दिया, पर चारों ऑप्शन में डिफ्लेटेड वैल्यू पूछा है। तो डिफ्लेटेड का फॉर्मूला क्या है, करंट वैल्यू बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, ये करेक्ट है, पर ये डिफ्लेटेड का है, करंट वैल्यू का नहीं है। करंट वैल्यू का ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला तो चारों ऑप्शंस में नहीं दिया, तो ठीक है डिफ्लेटेड का। चारों ऑप्शन में डिफ्लेटेड पूछा है, तो डिफ्लेटेड का फॉर्मूला क्या है, करंट इनकम बाय करंट इंडेक्स, करंट वैल्यू बाय करंट इंडेक्स, बी ऑप्शन। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ और पूछा है, ऑप्शंस कुछ और दे दिए, इंस्टीट्यूट का पूरा ऐसा ही गेम चालू है। ठीक है, बी ऑप्शन। इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस एट अ प्लेस इन 2018 is 280 with 2008 as a base. The prices have increased on an average by, the base year is always 100, 100 से 280 इंक्रीज बाय 180%। बहुत कॉमन सेंस है, क्या पूछना। In 1980 the net monthly income of an employee was 800 per month, the consumer price index number was 160, it rises to 200 in 1984। तो इंडेक्स 160 का 200 हुआ। If he has been rightly compensated the DA would be, उसकी इनकम निकालो, रिवाइज्ड इनकम, तो रिवाइज इनकम का बीच फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इंडेक्स इनटू न्यू इंडेक्स, ओल्ड इनकम 800, ओल्ड इंडेक्स 160, न्यू इंडेक्स 200, तो 800 बाय 160 इंटू 200 आता है 1000। तो कॉम्पनसेशन कैसे निकालेंगे, रिवाइज्ड इनकम माइनस इनकम, तो रिवाइज इनकम 800 और उसकी रिवाइज इनकम कितनी है 800, ओल्ड इनकम 800, रिवाइज इनकम 1000, 1000 माइनस 800 200, तो आंसर आता है 200। तो ये फॉर्मूले से रिवाइज इनकम निकालो, उसमें से एग्जिस्टिंग इनकम माइनस करो, तो डियरनेस अलाउंस आ जाएगा 200। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर गोज अप फ्रॉम 110 टू 200, मतलब इंडेक्स 110 का 200 हुआ, एंड सैलरी 325 की 500 हो गई। ये मॉडल का क्वेश्चन है। देयरफॉर इन रियल टर्म्स टू मेंटेन हिज प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही शुड गेट एडिशनल अमाउंट ऑफ, तो पहले क्या करो, रिवाइज इनकम निकालो। रिवाइज इनकम का फॉर्मूला ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इंडेक्स इनटू न्यू इंडेक्स, ओल्ड इनकम 325, ओल्ड इंडेक्स 110 इनटू न्यू इंडेक्स 200, तो 325 बाय 110 इनटू 200, तो रिवाइज इनकम आएगी 590.90, 590.90। उसकी इनकम कितनी हो गई 500, एक्चुअली होनी चाहिए थी 590, तो डिफरेंस आया 90.90, तो 90.90 एडिशनल और पैसे दो तब जाके उसकी पहले और अभी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहेगी। तो ये फॉर्मूला मेन है, ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इंडेक्स इनटू न्यू इंडेक्स।
the price of a commodity in a year 1975 and 1980 were 25 and 30 respectively. Taking 1980 as a base, the price relative is, थोड़ा सा गूगली कर दिया क्वेश्चन में. देखो 1975 पुराना साल है, ये P0, ये 25, 1980 न्यू ईयर है, P1 इज 30, पर उन्होंने 1980 को बेस बनाने को बोला है, तो P01 नहीं, P10, तो P0 बाय P1 इंटू 100, तो 25 बाय 30 इंटू 100, 83.33 आता है, डी ऑप्शन. ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट दिस एमटीबी. कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखो कि इसमें एलआर एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड था, और स्टैटिस्टिक्स में 2-3 क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे, बाकी बहुत इजी थे. तो बच्चा लोग एक चीज याद में रखो, एग्जाम में अगर ऐसा पेपर आया तो तुमको क्या करना है. एग्जाम में अगर ऐसा पेपर आया तो तुमको ये करना है कि तुमको शांत रखना है दिमाग, और 40 इजी क्वेश्चन ढूंढने. देखो स्टैटिस्टिक्स में 35 क्वेश्चन बहुत इजी है, एलआर के 2-3 इजी है, मैथ्स में तुमको 4-5 इजी मिल जाएंगे. तो एक याद रखो, कोई भी इंस्टीट्यूट का पेपर, कोई भी इंस्टीट्यूट का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता कि 40 स्कोर ना कर सके. 40 मार्क के बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, स्टैट्स में 30 मार्क के तो बहुत इजी क्वेश्चंस है. तो इजी क्वेश्चंस है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी की भी कुछ कुछ इजी है, कुछ कुछ डिफिकल्ट है. तो पूरे पेपर में 50 मार्क इजी है, और 50 मार्क्स में से 30 मार्क मीडियम है, 20 मार्क सुपर डिफिकल्ट है. तो मेन पेपर भी ऐसा होता है, पासिंग इजी, लिटिल डिफिकल्ट टू स्कोर मोर, एंड एक्स्ट्रा डिफिकल्ट टू गेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्कोर. तो ऐसा मेन एग्जाम में भी होगा. तो याद रखो, कोई भी पेपर हो 40 मार्क का इजी पेपर रहेगा, मतलब रहेगा. इसमें भी मैं 40 क्वेश्चन दे सकता हूँ. देखो 40 क्वेश्चन तो इजी तुमको भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, कोई भी पेपर इतना मुश्किल नहीं होता कि 40 ना स्कोर कर सके. मिलते हैं अगले एमटीपी में. ये एमटीपी तुमको कुछ भी हेल्प किया रहेगा, प्लीज कमेंट में कुछ तो लिखो यार, हमको पढ़ के अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत कुछ काम आ रही है. कंजूस है यार तुम लोग, बहुत कंजूस है.